नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज आप सुनेंगे अनजान की लिखी हुई कहानी विश्वासघात। जरूर सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं कहानी विश्वासघात। एक दिन दोपहर में मैं नेट पर अपनी मनपसंद फिल्म जुदाई देख रही थी कि हमारे सामने के खाली पड़े मकान के सामने एक टेम्पो रुकने की आवाज आई और कुछ देर बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक होते ही मैं समझ गई कि अब फिल्म पूरी देख नहीं पाऊंगी। झुंझलाते हुए मैंने दरवाजा खोला तो सामने टेम्पो का ड्राइवर खड़ा था। वह कह रहा था, मैडम, सामने के मकान में जब जोशी साहब आ जाएं तो उनसे कह दीजिएगा मैं कल आकर किराया ले जाऊंगा। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वह चला गया। मैं बाहर बरामदे में ही बेंच की कुर्सी पर बैठ गई। शाम को सामने वाले मकान पर कार को रुकते देखकर समझ गई कि वे लोग पहुंच गए हैं। 1 डेढ़ घंटे में आलू मटर टमाटर की सब्जी और पूरी बनाकर टिफिन में पैक करके मैं सामने वाले मकान में पहुंची। दरवाजे की घंटी बजाने पर 5-6 साल की बच्ची ने दरवाजा खोला। तब तक जोशी जी अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर आ पहुंचे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं सामने के घर में रहती हूँ। मिसेस जोशी ने नमस्ते किया और बताया कि उनका यूपी से बेंगलोर तबादला हुआ है। सफर से बहुत ज्यादा थकान हो गई है। घर में सामान भी व्यवस्थित करना है और सभी को भूख भी जोरों से लग रही है। अभी तुरंत तो गैस का इंतजाम नहीं होगा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज करूं। मैंने कहा, घबराइए मत, मैं घर से खाना बनाकर लाई हूँ। फ्रेश होकर खाना खा लीजिए। वैसे मेरे घर में 2 सिलेंडर है, एक आप ले लीजिए। फिलहाल उससे काम चला लीजिए। बाद में गैस कनेक्शन मिलने पर आप मेरा सिलेंडर वापस कर दीजिएगा। इस तरह मेरा परिचय जोशी परिवार से हुआ। उन्होंने अपने दोनों बच्चों का नाम पास के इंग्लिश मीडियम स्कूल में लिखवा दिया था और धीरे धीरे वे सब नए माहौल में सहज हो गए। मेरे तीनों बच्चे अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते थे। बेटी स्नेहा ने 10वीं की परीक्षा दी थी। पूर्वा बीटेक कर रही थी। पारस सीए की तैयारियां कर रहा था। सभी इस तरह से व्यस्त ही थे। मैं कभी कभी सामने जोशी जी के घर मिसेज जोशी से गपशप करने पहुंच जाती और कभी वह मेरे घर भी आ जाती। 30 वर्षीय अमिता बहुत जिंदा दिल औरत थी। हमेशा हंसती और हंसाती रहती। मैंने घर में ही बुटीक खोल रखा था। अमिता बुटीक के कामों में मेरी थोड़ी मदद करने लग गई थी। इधर कुछ दिनों से वह मुझसे मिलने नहीं आ पा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों न मैं ही उससे मिलने उसके घर चले जाऊं, और मैं पहुंच भी गई। दरवाजे की घंटी बजाने पर एक अपरिचित ने दरवाजा खोला। मैं अंदर गई। तभी रसोई से ही अमिता ने आवाज लगाकर मुझे रसोई में ही बुला लिया। मैं रसोई में गई। अमिता ब्रेड पकौड़े तल रही थी। उसी ने बताया कि उसकी छोटी बहन मनीषा का यहीं के कॉलेज में अध्यापिका के तौर पर चयन हुआ है। हॉस्टल में रहने के बजाय वो उनके साथ ही रहेगी। अमिता का अब बुटीक में और मेरे घर आना जाना बहुत कम हो गया था। अब वह घर के कामों में और बहन बच्चे और पति की सेवा में ही लगी रहती। कभी कभार घर आती भी तो अपनी बहन मनीषा के ड्रेस के काम करवाने के लिए आती। मैं उससे कहती, अमिता, कभी अपनी तरफ भी ध्यान दिया है? दिन ब दिन कैसी होती जा रही हो? अपने जाने पहचाने हंसोड़ अंदाज में वह बोलती, अब भला मुझे कौन देख रहा है? मनीषा को कॉलेज जाना पड़ता है, इसलिए उसे बुटीक की जरूरत है। मनीषा नाम के ही अनुरूप खूबसूरत थी। गोरी, लंबी और छरहरा बदन। उसके जिस्म पर वेस्टर्न ड्रेस बहुत फबती थी। दिन बीतते गए। मैं भी अपने घर और बुटीक में व्यस्त थी। अमिता का आना जाना एक तरह से बिल्कुल बंद ही हो गया था। एक दिन मैं पूर्वा के साथ खरीदारी करने के लिए मार्केट गई हुई थी कि मॉल से सटे स्त्री रोग चिकित्सक के क्लिनिक की सीढ़ियां से उतरते हुए अमिता को देखा मैंने। शुरू में तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। कभी भरे भरे जिस्म वाली अमिता सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आ रही थी। जब तक मैं उस तक पहुंचती, वह टेम्पो में बैठकर दूर निकल गई। शाम को मैंने सोचा उसके घर जाकर देखूं वह बीमार है क्या। मैं उसके घर गई तो मुझे देखकर उसे कोई खास खुशी नहीं हुई। वह दरवाजे पर ही खड़ी खड़ी बातें करने लगी। फिर मैंने ही कहा, क्या अंदर नहीं बुलाओगी अमिता?
हिचकते हुए वह दरवाजे से हट गई। मैं अंदर घुसी ही थी कि मिस्टर जोशी जी और मनीषा की मिली-जुली हंसी की आवाज आई। अमिता मुझे लगभग खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। मैंने बात की शुरुआत की। सच-सच बताओ अमिता, क्या बात है? इतना कहना था कि जैसे कई दिनों से रोका हुआ पानी का बांध उसकी आंखों से टूटकर बह निकला। उसने कहा, दीदी, आप सही कह रही थी। मुझे खुद पर ध्यान देना ही चाहिए था। मैंने जो बात कभी भी सपने में भी नहीं सोची थी और जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, वो हुआ है। मनीषा और रजत में नाजायज संबंध है। मैं जब मनीषा को वापस भेजने की बात करती हूँ, तो मनीषा कुछ नहीं कहती, पर रजत मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। कहता है, मनीषा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें जहाँ जाना हो, चली जाओ। मनीषा मेरे सामने तो कुछ नहीं कहती, पर मेरे पीठ पीछे मुझे घर से बाहर निकालने के लिए रजत से जिद करती रहती है शायद। मैं सारी बातें सुनकर सन्न रह गई। मैं हॉस्पिटल गई थी। घर में ऐसा माहौल है और मैं 4 महीने के गर्भ से हूँ। मैं इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहती थी, पर डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, अबॉर्शन नहीं हो सकता। मैंने पूछा, तुम इतनी कमजोर आखिर हो कैसे गई अमिता? उसने कहा, सब किस्मत का खेल है दीदी। उस बात को 4 महीने बीत गए। एक रात 11 बजे हमारे घर के दरवाजे की घंटी बजी। मेरे पति ने दरवाजा खोला, देखा तो दरवाजे पर रजत था और वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने बताया, अमिता सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई है और उसे बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही है और वह बुरी तरह से तड़प भी रही है। उसे हॉस्पिटल ले जाना है। प्लीज आप अपनी गाड़ी में उसे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। यह सुनते ही हम आनन फानन में ही उसे उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचे। उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। ऑपरेशन द्वारा बच्चे को बाहर निकाला गया। उसने एक लड़के को जन्म दिया। 6 घंटे बाद वह होश में आई तो उसने सिर्फ मुझसे मिलने की इच्छा बताई। डॉक्टर ने सबको बाहर रोकने का आदेश दे दिया। मैं अंदर पहुंची तो उसने इशारे से कुछ कहना चाहा और अपने पास बुलाया। मैं उसके बगल में पहुंची तो उसने फलों की ट्रे के पास रखी हुई अत्याधुनिक पेन को उठाते हुए कहा। अपनी बात पूरी करते करते ही अमिता ने दम तोड़ दिया। मैंने उस पेन को अपने पर्स में रख लिया। सभी लोग रोने धोने लगे। मनीषा रोते हुए कह रही थी, दीदी का पैर नहीं फिसला होता तो वह आज हमारे बीच होती। उनका फिसलना उनकी मौत का कारण बन गया। हाय दीदी, काश आपका पैर न फिसलता। अमिता के घर मातम का माहौल था। क्रियाकर्म के बाद मैं घर आई और अपना मोबाइल चेक कर रही थी, तभी देखा कि उसमें अमिता का मैसेज आया हुआ था। वो मैसेज से ही मुझे पता चला कि हादसे वाले दिन उसने रात का खाना नहीं बनाया था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही थी। वो मुझसे मिल तो नहीं सकती थी, इसलिए उसने मुझे मैसेज किया था। मैंने उसकी पेन को उलट पुलट कर देखा तो उसमें मुझे एक छोटा सा कैमरा मिला। मैंने उसे अपनी बेटी की मदद से लैपटॉप से कनेक्ट किया और लैपटॉप ऑन करने पर मैं यह देखकर दंग रह गई कि उसमें रजत जोशी और मनीषा अमिता को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे। रजत उसे जोर जोर से लात मार रहा था और वह जमीन पर पड़ी बुरी तरह से छटपटाती हुई बेसुध हो गई। पूरा फर्श खून से लाल होने लगा था। पेन की असलियत जाने बगैर दोनों ने अमिता की बुरी तरीके से पिटाई की थी। मैंने तुरंत अपने घर के नौकर को भेजकर अमिता के माता पिता को अपने घर पर बुलाकर उन्हें वह सब हाल दिखाया, जिसे देखकर उन्होंने तो अपना माथा ही पीट लिया। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मनीषा ऐसा घिनौना काम कर सकती है। लेकिन आंखों का देखा झुटलाया भी तो नहीं जा सकता था। मनीषा और रजत किससे पूछने पर कि अमिता कैसे मरी, तो दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। तब अमिता के पापा ने लैपटॉप ऑन कर उन्हें उनकी करतूतें दिखाई। शर्म, ग्लानि और क्षोभ से मनीषा ने दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और खुद को फांसी लगा ली। अस्पताल ले जाने तक मनीषा की भी मौत हो गई। अमिता के माता पिता ने तुरंत रजत के नाम केस फाइल किया और सबूत के तौर पर वह पेन पेश किया, जिसके आधार पर अमिता की हत्या के आरोप में रजत जोशी को सजा हो गई। बच्चों को अमिता के माता पिता अपने साथ ले गए।
मुझे इस बात का सुकून है कि अमिता को तड़पा तड़पा कर मारने वाले भी अपने अंजाम तक पहुंच ही गए। दोस्तों, रिश्तों में दगा करना आजकल आम बात हो गई है, लेकिन रिश्ते जितने पाक पवित्र और साफ, जीवन जीने में उतनी ही आसानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।